नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशनल बैंकर में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमें आपके लिए जीआईबी, सीआईबी और प्री प्रमोशन का वन स्टॉप सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, पिछला वीडियो लेक्चर जो हमारा था यूनिट 32 का, वो रिस्क मैनेजमेंट और क्रेडिट रेटिंग पे था। रिस्क मैनेजमेंट और क्रेडिट रेटिंग के फर्स्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा? फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा क्रेडिट रिस्क के बारे में। फिर हमने देखा कि क्रेडिट रिस्क में कौन कौन सी रिस्क हैं। ऑपरेशनल रिस्क देखी हमने, मार्केट रिस्क देखी और क्रेडिट रिस्क देखी। फिर हमने देखा कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो क्रेडिट रिस्क को अफेक्ट करते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर क्या है, इंटरनल फैक्टर क्या है, उनके बारे में जाना। फिर हमने ये जाना कि उनको मिटिगेट कैसे कर सकते हैं। उसके लिए माइक्रो लेवल पे बैंक क्या काम करती है और मैक्रो लेवल पे बैंक को क्या काम करना है। और सबसे लास्ट में हमने क्रेडिट रेटिंग के बारे में पढ़ा। ठीक है, इतना हमने पिछले वीडियो में कवर किया था। अब इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? इस वीडियो में हम कवर करेंगे डेरिवेटिव्स का, क्रेडिट डेरिवेटिव्स का कैसे यूज करते हैं रिस्क को मिटिगेट करने के लिए। ठीक है, पहले तो पढ़ेंगे हम क्रेडिट डेरिवेटिव्स के बारे में। फिर आरबीआई का व्यू क्या है क्रेडिट डेरिवेटिव्स को लेके, उसको जानेंगे। क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट पे आरबीआई की गाइडलाइन क्या कहती है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी CICs के बारे में। और सबसे लास्ट में हम जानेंगे क्लिक के बारे में, और क्लिक के बाद हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं क्रेडिट डेरिवेटिव्स के बारे में। यूज ऑफ क्रेडिट डेरिवेटिव्स फॉर रिस्क मैनेजमेंट। देखिए, डेरिवेटिव्स बेसिकली क्या है? ये रिस्क मिटिगेशन टूल्स हैं। डेरिवेटिव्स के थ्रू जो क्रेडिट में रिस्क है उसको हम मिटिगेट कर सकते हैं। अब कैसे मिटिगेट कर सकते हैं ये देखिए। Credit derivatives are used to hedge the risk inherent in any credit asset without transferring these assets itself। देखिए, डेरिवेटिव्स, जब क्रेडिट डेरिवेटिव्स हम खरीदते हैं तो उसमें हम सिर्फ रिस्क ट्रांसफ़र करते हैं, लोन या एसेट ट्रांसफ़र नहीं होती है। इसके लिए हम क्रेडिट डेरिवेटिव्स का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, दी हेजिंग इज कंपेरेबल टू इंश्योरेंस दैट कम्स एट ए कॉस्ट। ये जो डेरिवेटिव्स का यूज है वो किस तरह से होता है? जैसे हम इंश्योरेंस नहीं खरीदते हैं, माना आपको 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस खरीदना है। टर्म इंश्योरेंस का माना आपने प्रीमियम दिया 1 करोड़ का 1 लाख रुपए, या समझो 50,000 रुपये आपने प्रीमियम दिया। अगर बंदे की डेथ हो गई तो यहाँ से पैसा मिल जाएगा पूरा 1 करोड़ रुपया, और अगर वो सर्वाइव कर गया तो ये जो प्रीमियम पे किया है वो वेस्ट हो जाएगा, यानी ये लॉस है एक तरह का। तो हेजिंग इज कंपेरेबल टू इंश्योरेंस। दूसरा देखिए, जैसे हम CGTMSE करते हैं, माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं, उसके लिए हम रिस्क को कैसे मिटिगेट करते हैं? क्रेडिट गारंटी करके। तो क्रेडिट गारंटी में क्या करते हैं? एक प्रीमियम हमको पे करना होता है। ऐसे ही डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट जो हैं उनमें हमको एक प्रीमियम पे करना होता है। अब ये इंस्ट्रूमेंट किस तरह के होते हैं? डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप और क्रेडिट लिंक नोट। ये 2 तरह के इंस्ट्रूमेंट हैं। एक है क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप कहते हैं उसको, यानी डिफॉल्ट को आप स्वैप कर रहे हैं, और दूसरा है क्रेडिट लिंक्ड नोट्स। आगे जब हम चलेंगे तो इस पर चर्चा करेंगे कि ये किस तरह के होते हैं। इफ आगे देखते हैं, इफ द एंटीसिपेटेड रिस्क डज नॉट मेटलाइज द रिटर्न फ्रॉम द एसेट विल बी लेस एंड वॉट इट वुड हैव बीन विदाउट द हेजिंग। देखिए, माना डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ, जो हम रिस्क मान के चल रहे थे कि माना डिफ़ॉल्ट हो तो क्या होगा, तो वो रिस्क आई ही नहीं, यानी कि रीपेमेंट टर्म्स कंडीशन के हिसाब से हो गया। जो आपने लोन दिया उसका रीपेमेंट टर्म्स कंडीशन के हिसाब से हो गया, तो जो प्रीमियम पे किया है बैंक ने वो पूरा वेस्ट हो जाएगा। तो जितना प्रीमियम पे किया है उतना एक तरह से लॉस हो जाएगा। ठीक है, देखिए, अभी हम क्या करते हैं? हेजिंग के तौर पे जो एग्जिस्टिंग टूल हम इस्तेमाल करते हैं, क्या करते हैं? बोरोवर से कोलेटरल सिक्योरिटी मांगते हैं। परंतु आप जानते हैं, माना 1000 करोड़ का आपको कंसोर्शियम करना है, तो 1000 करोड़ की सिक्योरिटी थोड़ी मिलेगी आपको, ज़्यादा से ज़्यादा 100 से 200 करोड़ रुपए की सिक्योरिटी मिलेगी। तो जो 800 करोड़ का डिफरेंस रह गया उसको कैसे हेज करेंगे आप? माना ये डिफ़ॉल्ट होता है 1000 करोड़ का, तो 800 करोड़ तो आप सिक्योरिटी है ही नहीं आपके पास में, क्योंकि जो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होते हैं या दूसरे प्रोजेक्ट होते हैं, उनमें आपको 100% कोलेटरल सिक्योरिटी कभी भी नहीं मिलेगी। छोटे लोन्स में मार्जिन मांगते हैं, बोरोवर का मार्जिन ले लेते हैं, उससे भी रिस्क को मिटिगेट कर लेते हैं, हेज कर लेते हैं एक तरह से, या फिर हम क्रेडिट का इंश्योरेंस करा लेते हैं। तो ये भी टूल्स हैं जिनसे हम रिस्क को मिटिगेट करते हैं। अब हम सबसे पहले बात करते हैं, जो हमने 2 टूल्स के बारे में बात की है। देखिए, मैंने यहाँ 2 टूल्स के बारे में बात की आपसे। कौन सा? क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप और क्रेडिट लिंक नोट। अब हम समझते हैं क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप क्या होता है और क्रेडिट लिंक नोट क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप क्या होता है। देखिए, एक पिक्चर मैंने आपको यहाँ पे दी है, उससे आपको पता चलेगा। ये बैंक है, ठीक है। बैंक ने समझिए 1000 करोड़ का कोई एक्सपोजर लिया, ठीक है, 1000 करोड़ का एक्सपोजर लिया। ये बोरोवर है,
जिसने इंटरेस्ट और प्रिंसिपल पे करना है, पे कर रहा है, ये बराबर इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का। अभी बैंक ने क्या किया, डेरिवेटिव से इसको हेज करने की कोशिश की, तो इसने प्रीमियम पे किया। माना इस 1000 करोड़ के लोन पे प्रीमियम पे किया 2 करोड़ रुपए। ये प्रोटेक्शन सेलर है जिसने ये हेजिंग इंस्ट्रूमेंट सेल किया है, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। तो बैंक ने क्या किया, इससे स्वैप कर लिया अपनी रिस्क को। ठीक है, अब देखिए अब क्या होगा, माना डिफ़ॉल्ट हुआ, तो डिफ़ॉल्ट हुआ तो ये बंदा जो प्रोटेक्शन सेलर है वो इसका पेमेंट करेगा। डिफ़ॉल्ट हुआ तो ये उसको पे कर देगा, और माना डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ तो ये 2 करोड़ का जो प्रीमियम है वो इसको चला जाएगा। ठीक है, स्वैप का मतलब क्या है, स्वैप का मतलब है एक्सचेंज करना, आपने रिस्क को एक्सचेंज कर लिया इसके साथ में, तो ये होता है आपका क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप। ठीक है, ये बरोवर है, इसने बैंक से लोन लिया है, बैंक ने अपना लोन जो है हेज कर लिया एक प्रीमियम पे करके। प्रीमियम देखिए ये और कुछ नहीं है, इंश्योरेंस की तरह ही है। इंश्योरेंस में आपको क्या होता है, अगर जो बंदा है उसकी डेथ हो गई तब तो इंश्योरेंस कंपनी को लॉस होगा, और अगर इसकी डेथ नहीं हुई तो ये जितना भी प्रीमियम है वो प्योरली इंश्योरेंस कंपनी को इसमें फ़ायदा हो जाता है। देखिए आप इसको अगर सिंपल टर्म में समझना चाहते हैं तो मैं आपको समझाता हूँ। आप समझिए, जो लोग स्टॉक मार्केट में डील करते हैं वो हेजिंग कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। इसको छोड़ दीजिए, ये जो दे रखा है, माना आपने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के 100 शेयर खरीदे, आज की तारीख में भाव है 2500 रुपये, तो आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया, 2.5 लाख रुपये। अभी मार्केट अपने चरम पे चल रहा है, हाई पे चल रहा है, तो आपको लगता है कि ये रिलायंस का शेयर अगर मार्केट में क्रैश आया तो ये गिर जाएगा, तो ये हो सकता है 2000 रुपये आ जाए, आपको लगता है ये 2100 रुपये आ जाए। तो आप क्या करेंगे, रिलायंस को हेज करेंगे। हेज कैसे करेंगे, देखिए पुट और कॉल 2 ऑप्शन होते हैं। कॉल में हम लॉन्ग जाते हैं यानी तेज़ी करते हैं। अगर आपको लगता है कि 2500 का शेयर खरीदा ये 2800 रुपये हो जाएगा तो आप कॉल खरीदेंगे। और पुट कब खरीदेंगे, जब आपको लगता है कि मार्केट नीचे जा सकता है। तो अगर मार्केट नीचे जाता है, रिलायंस के शेयर का भाव 2400 होता है, फिर 2300 होता है, फिर माना 2200 रुपये हो जाता है, तो जैसे जैसे ये भाव गिरेगा, ये पुट में जो आपने प्रीमियम दिया है, माना आपने 50 रुपये प्रीमियम दिया, यहाँ पे ये लॉट साइज के हिसाब से चलता है, तो ये प्रीमियम बढ़ता जाएगा, तो आपको इधर लॉस होगा और इधर फ़ायदा होगा, तो ये आपकी रिस्क जो है यहाँ से मिटिगेट हो गई। क्लियर हुई बात आपको। जैसे जैसे रिलायंस का शेयर नीचे आता जाएगा, पुट का भाव बढ़ता जाएगा, तो आपको यहाँ प्रीमियम में यहाँ फ़ायदा हो रहा है। तो आपका 50 रुपये का भाव माना 250 रुपये हो गया, तो आपको 200 रुपये का जो डिफरेंस है वो आपको मिलेगा, और आपका जो लॉट साइज है इसका 100, 200, 300 का जो भी है उसके हिसाब से आपको, तो इधर लॉस होगा तो इधर आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये रिस्क को आपने एक तरह से मिटिगेट कर लिया। इसी तरह से क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप में होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए मैंने यहाँ इसकी लैंग्वेज दी है, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप CDS इज ए फाइनेंशियल डेरिवेटिव। सबसे पहली बात तो ये फाइनेंशियल डेरिवेटिव है, और कॉन्ट्रैक्ट दैट अलाउज एन इन्वेस्टर टू स्वैप और ऑफसेट हिज और हर क्रेडिट रिस्क विद दैट ऑफ अनदर इन्वेस्टर। एक दूसरा इन्वेस्टर है जिससे हमने अपनी रिस्क को स्वैप कर लिया, भैया तू रिस्क लेगा मैं तेरे को प्रीमियम देता हूँ। टू स्वैप द रिस्क ऑफ डिफॉल्ट द लेंडर बाइज ए CDS। लेंडर जो है क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप खरीदता है फ्रॉम अनदर इन्वेस्टर हु एग्रीज टू रीएम्बर्स द लेंडर इन द केस ऑफ बोरोवर डिफॉल्ट। ऐसे केस में टू स्वैप द रिस्क ऑफ डिफॉल्ट द लेंडर बाइज ए CDS। लेंडर कौन है, बैंक। बैंक ने क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप खरीदा किससे, दूसरे इन्वेस्टर से जो रिएम्बर्स करने को तैयार है, और इसके बदले में वो क्या लेगा, वो प्रीमियम लेगा इससे। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो CDS में हम रिस्क को स्वैप कर रहे हैं, और किसके साथ स्वैप कर रहे हैं, वो उस इन्वेस्टर के साथ में जो पैसा लगाने को तैयार है। ये एक्चुअली नए इंस्ट्रूमेंट है क्रेडिट रिस्क हेजिंग करने के। दिस इज ए बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट इन विच द रिस्क सेलर कौन है, बैंक है जिसने अपनी रिस्क सेल कर दी, पेज ए प्रीमियम। तो बैंक अपना प्रीमियम पे करेगा किसको, टू बायर फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट क्रेडिट डिफॉल्ट और एनी अदर स्पेसिफाइड क्रेडिट इवेंट। क्रेडिट डिफॉल्ट होता है या कोई और इवेंट होती है, जैसा भी कंडीशंस तय हुई हैं उसके हिसाब से ये प्रीमियम पे कर देगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं। नॉर्मली क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप इज ए स्टैंडर्डाइज इंस्ट्रूमेंट ऑफ ISDA, इंटरनेशनल स्वैप एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन है, उसका स्टैंडर्डाइज ये इंस्ट्रूमेंट है। उसी तरह से ये बाई सेल होता है। द क्रेडिट इवेंट डिफाइंड बाई ISDR। अब देखो इस केस में जो इंस्ट्रूमेंट बैंक ने खरीदा है CDS, उसमें क्या क्या कवर होगा, बैंक्रप्सी है तो कवर होगा, फेलियर टू पे है तो कवर होगा, रीस्ट्रक्चरिंग है तो कवर होगा। इसके अलावा ऑब्लिगेशन एसिलरेशन, ऑब्लिगेशन रेपुडिएशन। इसका मतलब क्या है,
फास्ट ऑब्लिगेशन है या अनविलिंग टू परफॉर्म है, मना कर दिया इसने पे करने से, या मॉरेटोरियम है, ये भी केस इसमें कवर होते हैं किसमें, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप में। ठीक है, अब आगे चलेंगे। द रेफरेंस एसेट कैन इंक्लूड, अब देखिए जो एसेट है यानी जो लोन जो दिया है उसमें क्या क्या हो सकता है, डेट सिक्योरिटीज हो सकती हैं या कॉरपोरेट को जो लोन दिया है। देखिए ऐसा नहीं है कि आपने 5 करोड़ का लोन दिया और 5 करोड़ को सीडीएस से रिप्लेस कर लिया, नहीं स्वैप कर लिया, वैसा नहीं होगा। ये बड़े बड़े लोन होते हैं, कॉरपोरेट को माना 10,000 करोड़ का आपने लोन दिया, ठीक है, बैंकों को लोन दिया, सोवरिन यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लोन दिया, सीनियर और सबऑर्डिनेट डेट दिया, ऐसे जो लोन हैं उनको हम क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप से हम इसको हेज कर सकते हैं। ओके, अकरेंस ऑफ क्रेडिट इवेंट, इफ क्रेडिट इवेंट अकर्स रिस्क सेलर इज कंपनसेटेड बाय इन्वेस्टर बाय वे ऑफ फिजिकल और कैश सेटलमेंट। माना ये रिस्क अकर होती है मतलब जिसको आपने पैसा दिया है, 10,000 करोड़ का क्रेडिट दिया आपने और यहाँ डिफॉल्ट हो गया, ठीक है, तो जो रिस्क सेलर है वो क्या करेगा, वो इन्वेस्टर को कंपनसेट करेगा। इन्वेस्टर कौन है यहाँ पे, बैंक है, ये बैंक को कंपनसेट करेगा फिजिकल फॉर्म में या कैश सेटलमेंट जैसे भी है, उससे ये इसको कंपनसेट करेगा। तो आपको ये क्लियर समझ में आ गया होगा क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप क्या होता है। देखिए ये बोरोवर है, ये बैंक है और ये है प्रोटेक्शन सेलर, जिसने सेल किया है तो ये बैंक इसको प्रीमियम पे करेगी, ठीक है। अगर ये बोरोवर डिफ़ॉल्ट कर देता है, ये पेमेंट नहीं कर पाता है, डिफ़ॉल्ट कर देता है, तो बैंक क्या करेगी, इससे वसूल लेगी। तो ये प्रीमियम के बदले में बैंक को जितना भी इन्होंने स्वैप किया है, जो भी डिफ़ॉल्ट का स्वैप किया, माना 1,000 करोड़ का लोन था तो 1,000 करोड़ इसको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। ये एक डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है जो क्रेडिट को, रिस्क को मिटिगेट करने के लिए ये नए इंस्ट्रूमेंट हैं जो अभी काम में लिए जा रहे हैं। ऐसे ही दूसरा इंस्ट्रूमेंट है क्रेडिट लिंक नोट्स। अब देखिए क्रेडिट लिंक नोट में और क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप में क्या फ़र्क है। क्रेडिट लिंक नोट में क्या होता है, ये बैंक है, समझिए ये बैंक का पोर्टफोलियो है, वही ले लेते हैं हम 1,000 करोड़ रुपए का, ठीक है। अभी बैंक ने क्या किया, ये पोर्टफोलियो स्वैप कर लिया किससे, ये स्ट्रक्चर्ड एंटिटी से, ठीक है। इसने क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप किया है इस एंटिटी से। ये एंटिटी क्या होती है, जनरली स्पेशल पर्पज व्हीकल होते हैं, यानी इनका काम यही है, स्पेशली यही काम करते हैं, एक अलग अलग एंटिटी बनाते हैं और ये रिस्की जो लोन पोर्टफोलियो उसको स्वैप कर लेते हैं। अब ये क्या करते हैं, ट्रस्ट फॉर नोट होल्डर्स, ये क्रेडिट लिंक नोट्स सेल करते हैं इन्वेस्टर्स को जो पैसा लगाना चाहते हैं, ठीक है। इनसे जो पैसा इनको मिला, इसके बदले में इन्होंने AAA रेटेड बॉन्ड खरीद लिए, तो यहाँ से बॉन्ड से इनको बराबर पेमेंट होता रहेगा टाइम टू टाइम। अगर डिफ़ॉल्ट हो गया तो बैंक को ये डायरेक्ट पेमेंट कर देंगे और इनका पैसा डूब जाएगा, और अगर बैंक का डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ, ये रेगुलर पेमेंट हो गया, तो इनको बराबर रिटर्न मिलता रहेगा। तो ये होते हैं आपके क्रेडिट लिंक नोट्स, ठीक है। यहाँ पे पैसा किसी और से ले रहे हैं और उसको बॉन्ड में लगा रहे हैं, तो ये हैं क्रेडिट लिंक नोट। अब देखिए आगे इसकी लैंग्वेज दी है, उसको भी देख लेते हैं। In this the seller get risk protection by paying regular premium to the risk buyer। ये तो वही की वही है, वहाँ भी प्रीमियम देना है और यहाँ भी प्रीमियम देना है। बायर इज नॉर्मली ये स्पेशल पर्पज व्हीकल। स्पेशल पर्पज व्हीकल क्या होता है, इस पर मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। विच इशूड नोट्स लिंक्ड टू द अंडरलाइंग क्रेडिट, जो अंडरलाइंग क्रेडिट है जिसका इसने स्वैप किया है, उसके अगेंस्ट में ये इनको नोट्स इशू करता है, ठीक है। नोट्स इशू करता है तो आगे देखिए, दीज नोट्स आर परचेज बाई जनरल इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स इन नोट्स में पैसा लगाते हैं एंड द मनी रिसीव फ्रॉम देम इज यूज बाई द स्पेशल पर्पज व्हीकल टू बाई हाई क्वालिटी सिक्योरिटीज। मैंने बताया ना AAA बॉन्ड में इसने पैसा लगा दिया। स्पेशल पर्पज व्हीकल ने जो जनरल इन्वेस्टर से पैसा लगा दिया, उसको लगा दिया AAA सिक्योरिटीज में, और इधर से ले लिया प्रीमियम। दोनों तरफ से इसको पैसा मिल रहा है। ए जनरल इन्वेस्टर गेस्ट फिक्स्ड और वेरिएबल रिटर्न। जो इन्वेस्टर ने पैसा लगाया है, जो मैंने आपको ऊपर बताया था, देखिए ये इन्वेस्टर है, ये लोग इन्वेस्टर्स हैं, ये पैसा लगा रहे हैं, पैसा मिला किसको, स्पेशल पर्पज व्हीकल को। अब इसने लगा दिया पूरा पैसा बॉन्ड में, इधर से बैंक से ले लिया प्रीमियम, माना 2 करोड़ रुपए का या 20 करोड़ रुपए का, जो भी प्रीमियम मिला इसने बैंक से ले लिया। अब ये AAA बॉन्ड में इसको पैसा लगा रहा है। अब इस पैसे को देखिए, These जनरल इन्वेस्टर्स गेट फिक्स्ड और वेरिएबल रिटर्न। फिक्स रिटर्न या जो भी फिक्स हुआ है उनका, या उनको वेरिएबल रिटर्न मिलेगा ऑन मैच्योरिटी ऑफ द अंडरलाइंग क्रेडिट। जब ये क्रेडिट मैच्योर हो जाएगा, माना 15 साल का लोन था, 15 साल में ये मैच्योर हो गया,
द सिक्योरिटीज परचेज बाई स्पेशल पर्पज व्हीकल आर सोल्ड, जो बॉन्ड खरीदे थे उनको वो बेच देंगे, एंड मनी रिटर्न टू द इन्वेस्टर, जिन इन्वेस्टर से उसने पैसा लिया था उनको वापस हो जाएगा। बट इन केस ऑफ डिफॉल्ट, माना ये डिफॉल्ट हुआ, द अंडरलाइंग क्रेडिट दीज सिक्योरिटीज आर यूज टू पे द रिस्क सेलर, जो बॉन्ड से पैसा आएगा, बॉन्ड को बेचने के बाद पैसा आएगा, वो बैंक को पे कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अब आपको फ़र्क समझ में आ गया होगा क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप में और क्रेडिट लिंक नोट्स में क्या फ़र्क है। ठीक है, क्रेडिट लिंक नोट्स में इन्वेस्टर्स का पैसा होता है जिनको AAA बॉन्ड्स में या हाई क्वालिटी सिक्योरिटीज में लगाते हैं, और एक स्ट्रक्चर्ड एंटिटी होती है जो इस सबको मैनेज करती है। ठीक है, चलिए अब देखिए आरबीआई की चिंता क्या है। चूंकि आरबीआई बैंकों का रेगुलेटर है और बैंक ही इसमें हेज करते हैं, बैंक ही तो पैसा लगा रहे हैं। माना बैंक ने 1000 करोड़ का लोन दिया और उसको लगता है कि यहाँ डिफ़ॉल्ट के चांस हैं, तो इन्होंने डेरिवेटिव्स के थ्रू इसको हेज कर दिया। अब देखिए इसमें आरबीआई की चिंता क्या है। आरबीआई क्या कहता है, आरबीआई कहता है इफ़ द बैंक यूज दीज डेरिवेटिव्स टू हेज देयर क्रेडिट रिस्क बाई वे ऑफ परचेजिंग द रिस्क प्रोटेक्शन देयर इज नो एप्रीहेंशन। अगर बैंक ने माना 1000 करोड़ रुपया दिया है, उसको वो डेरिवेटिव के थ्रू, जो डिफ़ॉल्ट स्वैप है, क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप है उसके थ्रू, या फिर क्रेडिट लिंक नोट के थ्रू, माना इसको रिस्क को हेज कर रहे हैं, तो आरबीआई को कोई दिक्कत नहीं है। आरबीआई कहती है करिए आप, कोई इशू नहीं है। परंतु बैंकें क्या कर रहे हैं, बैंक उल्टा कर रहे हैं। बैंक रिस्क लेने को तैयार हैं वो प्रोटेक्शन सेल कर रहे हैं, बट व्हेन द बैंक स्टार्ट सेलिंग द क्रेडिट प्रोटेक्शन टू अदर लेंडर्स, माना एक लेंडर ने 1000 करोड़ रुपया लगाया, उसको बैंक उसके लिए इंस्ट्रूमेंट सेल कर रहा है कि हम रिस्क ले रहे हैं, आप हजार करोड़ रुपया जो दिया उससे 20 करोड़ का प्रीमियम हमको दीजिए। बैंकों ने ये काम जब शुरू कर दिया है, इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर क्लाइंट रिस्क देयर इज ए कॉज ऑफ वरी। आरबीआई कहता है ये हमारे लिए चिंता का विषय है। बैंक अपना क्रेडिट पोर्टफोलियो हेज कर रहे हैं, वहाँ तक तो बात समझ में आती है, परंतु दूसरे का पोर्टफोलियो बैंक क्रेडिट प्रोटेक्शन सेल करके हेज कर रहे हैं, वो बहुत रिस्की है। क्यों रिस्की है? ऑफन दीज इंस्ट्रूमेंट आर सो स्ट्रक्चर्ड दैट दे बिकम वेरी कम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड। ये जो इंस्ट्रूमेंट हैं ये इस तरह से स्ट्रक्चर किए जाते हैं कि इनको समझना बहुत मुश्किल होता है, इनके लिए बहुत एक्सपर्टाइज की ज़रूरत होती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि इनमें जो रिस्क है, जो हमने एंटिसिपेट की थी उससे कई गुना बढ़ जाती है, 4 गुना 5 गुना रिस्क इसमें बढ़ गई। तो बैंक को पता चला कि 20 करोड़ का प्रीमियम लिया और यहाँ 1000 करोड़ रुपया या 1500 करोड़ रुपया या 2000 करोड़ रुपया बैंक को पे करना पड़ गया। तो ये आरबीआई के लिए कॉज ऑफ कंसर्न है। तो आरबीआई ने कहा है कि जहाँ तक बैंक अपना पोर्टफोलियो हेज कर रहे हैं वहाँ तक आरबीआई को कोई इशू नहीं है, परंतु बैंक सेल नहीं करें क्रेडिट प्रोटेक्शन को, क्योंकि इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। इन इंस्ट्रूमेंट को अंडरस्टैंड करना बैंकों के बस का काम नहीं है। बस का काम नहीं मतलब उनका कहना है, क्योंकि आरबीआई रेगुलेटर है बैंकों का, तो उसकी चिंता होती है कि पब्लिक के पैसे को लेके और इस तरह के इंस्ट्रूमेंट में अपना इन्वेस्टमेंट ना करें तो ही बेहतर होगा। देयरफॉर आरबीआई इज इन फेवर ऑफ स्लो ग्रोथ ऑफ दीज डेरिवेटिव्स इन इंडियन फाइनेंशियल मार्केट। इसलिए आरबीआई कहता है कि हमारा जो फाइनेंशियल मार्केट है उसमें डेरिवेटिव्स में अगर ग्रोथ स्लो रहे तो ही बेहतर है, ज़्यादा फास्ट ग्रोथ होगी तो ये हमारे लिए चिंता का विषय है। ओके, तो मैं समझ रहा हूँ कि आपको डेरिवेटिव्स क्लियर हो गए होंगे। मैंने रिलायंस का एग्जांपल देके आपको डेरिवेटिव समझाने की कोशिश की है, उससे आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी। अब देखिए आरबीआई की गाइडलाइन क्या कहती है क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट को लेके। आरबीआई कहती है आरबीआई इशूड गाइडलाइंस इन द फॉर्म ऑफ गाइडेंस नोट ऑन क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट टू अवॉइड एडवर्स सिलेक्शन। लेंडर्स शुड, लेंडर यानी बैंक को क्या करना चाहिए, एडवर्स सिलेक्शन को रोकने के लिए लेंडर्स को क्या करना चाहिए, कंडक्ट इंडिपेंडेंट एंड ऑब्जेक्टिव क्रेडिट प्रपोजल। इंडिपेंडेंट जो है अप्रेजल करना है, क्रेडिट अप्रेजल, इंडिपेंडेंट अप्रेजल करना है एक तो बैंक को, और दूसरा ऑब्जेक्टिव बेस अप्रेजल करना है, सब्जेक्टिव अप्रेजल नहीं करना है। इसका मतलब क्या है? सब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? सब्जेक्टिव का मतलब ये होता है, मैं एग्जाम्पल से बताता हूँ आपको। एक बंदा है जिसके पास 5 प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, ये प्रॉपर्टीज पे ये लोन लेके और फर्दर 3 और प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है, ठीक है, तो क्या बैंक लोन देगी? ये सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव है? ये सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। माना एक प्रॉपर्टी ओनर ही प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करता रहेगा तो प्रॉपर्टी के दाम कहाँ जाएंगे? यहाँ कोई मकसद नहीं है, ये स्पेकुलेटिव बिजनेस में काम कर रहे हैं, ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड नहीं है। देखिए जब भी हम कोई पैसा देते हैं, माना आपने वर्किंग कैपिटल दी, किस लिए देंगे आप?
स्टॉक परचेज करने के लिए, डे टू डे ट्रांजेक्शन्स के लिए, माना आपने टर्म लोन दिया तो आप उसका ऑब्जेक्टिव पूछेंगे, किस लिए चाहिए भैया टर्म लोन, कि मशीनरी खरीदनी है। ठीक है, आपने मॉर्गेज लोन दिया, किस लिए चाहिए, फैक्ट्री की बिल्डिंग बनानी है। तो ये सब्जेक्टिव बेस है, ये सब्जेक्टिव बेस नहीं है। माना आपके पास एक एफडी है 10 लाख रुपए की, आपने उस पर 90% लोन लिया, 9 लाख रुपए लिए, 9 लाख पे फिर 90% लोन लिया, कितना हो गया, 8,10,000 रुपये। 8,10,000 की फिर एफडी करा दी और इस पर 90% लोन ले लिया। तो ये जो एक्टिविटी है ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड नहीं है, ये सब्जेक्टिव बेस है। बैंक को इसको डिस्करेज करना है। समझ गए आप बात को? तो बैंकों को इंडिपेंडेंट अप्रेजल करना है और ऑब्जेक्टिव बेस्ड अप्रेजल करना है। दूसरी बात, ये आरबीआई की गाइडलाइन कहती है, कैरी आउट सेंसिटिविटी एनालिसिस एंड सिनेरियो एनालिसिस ऑन लार्ज प्रोजेक्ट। जब बड़े प्रोजेक्ट को हम लोन देते हैं तो हमको सेंसिटिविटी एनालिसिस करना जरूरी है। सेंसिटिविटी एनालिसिस का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे फैक्टर्स जो प्रॉफिटेबिलिटी को इफेक्ट करते हैं उनको एक एक करके टेस्ट करना है। सेंसिटिविटी टेस्ट करनी है कि माना इनपुट कॉस्ट में 1% का चेंज हो गया तो उसका कितना इम्पैक्ट इस प्रोजेक्ट पे आएगा। ये सेंसिटिविटी और सिनेरियो एनालिसिस होता है आपका, ये करना है बैंकों को लोन देने से पहले। ठीक है, एग्जामिन सोर्स एंड क्वालिटी ऑफ द इक्विटी कैपिटल ब्रॉट इन बाय द प्रोमोटर्स। प्रोमोटर्स जो पैसा लगा रहे हैं प्रोजेक्ट में, पहली बात तो उसका सोर्स क्या है, उनका खुद का पैसा है, किसी रिलेटिव का पैसा है, या लोन का पैसा है। फिर उसकी क्वालिटी क्या है, क्वालिटी ऑफ इक्विटी क्या है। क्वालिटी ऑफ इक्विटी से मतलब है लोन की फॉर्म में आ रहा है, प्योर इक्विटी की फॉर्म में आ रहा है, या क्वैसी इक्विटी की फॉर्म में आ रहा है। ये बैंकों को पता करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बड़े बड़े प्रपोजल्स में कि पैसा कहाँ से आ रहा है। ठीक है, डिस्करेज मल्टीपल लेवरेजिंग। मल्टीपल लेवरेज का मतलब क्या है, हाई डेट इक्विटी रेशियो को डिस्करेज करना है। देखिए आप जानते हैं अगर आपकी क्रेडिट पॉलिसी आपने पढ़ी हो तो 4:1 या मैक्सिमम जाएंगे तो 5:1, इससे ज़्यादा का डेट इक्विटी रेशियो में अलाउ नहीं करते। यानी कि अगर आपके पास 1 करोड़ रुपया अपना है तो बैंक आपको मैक्सिमम 4 करोड़ रुपये या 5 करोड़ रुपये दे सकती है, उससे ज़्यादा नहीं देगी। 4 करोड़ या 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं देगी। तो डेट इक्विटी रेशियो को भी आपको चेक करना है। हायर डेट जो कंपनियां हैं उनको आपको फाइनेंस करने से बचना है, उसको डिस्करेज करना है। ओके, इसके बाद देखिए इफेक्टिवली मेक यूज ऑफ सिस्टम ऑफ डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, डिन नंबर जिसको बोलते हैं, जो डायरेक्टर्स को इशू होता है। और ये एमसीए की वेबसाइट जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की, उस पर आप चेक कर सकते हैं डिन नंबर। तो डिन नंबर से आपको चेक करना है कि एक डायरेक्टर कितनी कंपनियों में इन्वॉल्व है, उसका किस किस कंपनी में एज ए डायरेक्टर क्या क्या रोल है, ये भी आपको चेक करना है। एग्जामिन केस ऑफ विलफुल डिफॉल्टर्स और डायरेक्टर प्रोमोटर्स केयरफुली। विलफुल डिफॉल्टर्स के केस चेक करने हैं और इनको फर्दर फाइनेंसिंग नहीं करना है। कहाँ से चेक करेंगे, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज से चेक कर सकते हैं आप विलफुल डिफॉल्टर की लिस्ट। आरबीआई की साइट पे भी आपको विलफुल डिफॉल्टर की लिस्ट मिल जाएगी। इसके अलावा एंश्योर एंड यूज ऑफ फंड्स, पैसा कहाँ इस्तेमाल हो रहा है ये बहुत ज़रूरी है किसी भी क्रेडिट प्रपोजल के लिए। प्रिवेंट डाइवर्शन ऑफ फंड और शाइफनिंग ऑफ फंड, इसमें क्या फ़र्क है, डाइवर्शन ऑफ फंड क्या होता है और शाइफनिंग ऑफ फंड क्या होता है, ये भी आप समझ लीजिए। देखिए डाइवर्शन ऑफ फंड का मतलब है बिजनेस में ही पैसा आपने यूज किया। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपने एक 50 लाख की वर्किंग कैपिटल लिमिट दी। ठीक है, ये वर्किंग कैपिटल का तो एक ही पर्पज़ है कि आप स्टॉक परचेज करेंगे, रॉ मटेरियल परचेज करेंगे। अभी बंदे ने क्या किया, इसमें से 50 लाख की, इसमें से 10 लाख रुपए की कार खरीद ली और कार बिजनेस में ही यूज हो रही है, तो ये डाइवर्शन ऑफ फंड है। जिस पर्पज के लिए बैंक ने पैसा दिया उस पर्पज के लिए उसने इस्तेमाल नहीं करके दूसरे पर्पज के लिए इस्तेमाल किया, परंतु पैसा बिजनेस में ही है। ये जो कार है ये डायरेक्टर्स को घर और फैक्ट्री आने जाने के लिए इस्तेमाल हो रही है, तो ये डाइवर्शन ऑफ फंड है। देखिए ये कार कहाँ से लेनी थी, उसको कार लोन लेना चाहिए था। ठीक है, अभी माना ये कार लोन को छोड़ दीजिए, ये तो डाइवर्शन ऑफ फंड हो गया। अब मैं बात करूं आपसे शाइफनिंग ऑफ फंड की। शाइफनिंग ऑफ फंड का मतलब क्या है, ये 50 लाख का लोन लिया, अब इसमें से 10 लाख रुपए में से क्या किया इसने, 5 लाख रुपए की तो खरीद ली ज्वेलरी। ज्वेलरी का बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, ये साइफनिंग ऑफ फंड है। 5 लाख रुपए इसने बेटे की एजुकेशन के लिए फीस में इस्तेमाल कर लिए, ये पैसा बिजनेस से बाहर निकल गया। बिजनेस से बाहर निकल गया तो ये कहलाएगा साइफनिंग ऑफ फंड। तो आपको क्लियर होना चाहिए डाइवर्शन ऑफ फंड और साइफनिंग ऑफ फंड के बारे में। तो बैंक को ये इंश्योर करना है कि ना तो डाइवर्शन ऑफ फंड को अलाउ करना है और ना साइफनिंग ऑफ फंड को अलाउ करना है। ठीक है, अब आगे चलेंगे।
लास्ट में दिया है आरबीआई कहती है मेक यूज ऑफ डेटाबेस ऑफ सरसाई। सरसाई का डेटाबेस यूज करना है। क्यों यूज करना है? ताकि चार्ज क्रिएशन चेक हो पाए। जो सिक्योरिटी आप जिस पे चार्ज क्रिएट कर रहे हैं उसमें पहले से किसी का कोई चार्ज तो नहीं है, तो सरसाई से आपको पता चल जाएगा। डाटाबेस यूज करना है क्लिक का। क्लिक के डाटाबेस में क्या करेंगे आप? डिफ़ॉल्ट चेक कर सकते हैं। आरबीआई डेटा देती है क्लिक का, सभी बैंकों को यूजर आईडी पासवर्ड देती है, वहाँ से आप डिफ़ॉल्ट चेक कर सकते हैं। फिर क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी से उसकी क्रेडिट हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, कितने लोन ले रखे हैं, टाइम से रिपेमेंट करता है या नहीं, कितने राइट ऑफ किए, कितने केसेस चल रहे हैं, वो सारा आपको पता चलेगा। कौन सा इसने सेटलमेंट से बंद किया है, सब यहाँ से पता चलेगा आपको। किससे? सीआईसी, जो क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी है, सिविल इक्विफैक्स वगैरह जो है उनसे पता चलेगा। मेक यूज ऑफ दिस डाटाबेस टू वेरीफाई एग्जिस्टिंग बोरोइंग अरेंजमेंट। क्या क्या ले रखा है इसने पहले से, कहाँ कहाँ चार्जेज क्रिएट हैं, ऑलरेडी रजिस्टर्ड बाय द बोरोअर ऑन देयर एसेट। पहले से अपनी एसेट पे किस किस तरह के चार्ज उसने क्रिएट कर रखे हैं ये पता चलेगा। तो ये हमने समझा यहाँ पे क्या क्या कि आरबीआई क्या गाइडलाइन देती है क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट के बारे में, कि इंडिपेंडेंट अप्रेजल करना है, ऑब्जेक्टिव करना है, ऑब्जेक्टिव बेस करना है, सब्जेक्टिव नहीं करना है। बड़े प्रोजेक्ट में सेंसिटिविटी और सिनेरियो एनालिसिस करना है। जो डायरेक्टर्स इक्विटी ला रहे हैं उसका सोर्स क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, ये पता करना है। मल्टीपल लेवरेज को डिस्करेज करना है। डिन नंबर से चेक करना है एमसीए की साइट पे कि उसका कहाँ का इंटरेस्ट है। इसके अलावा विलफुल डिफॉल्टर की लिस्ट चेक करनी है। डाइवर्शन ऑफ फंड नहीं होने देना है, साइफनिंग ऑफ फंड नहीं होने देना है। सरसाई, क्लिक और सीआईसीज का प्रॉपरली इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज के बारे में, जिनको हम सीआईसीज कहते हैं। देखिए, आरबीआई ने 4 सीआईसीज को लाइसेंस दे रखा है, रजिस्ट्रेशन दे रखा है। प्रेजेंटली 4 सीआईसीज हैव बीन ग्रांटेड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बाय आरबीआई। पहली है ट्रांस यूनियन सिविल, दूसरी है इक्विफैक्स, तीसरी है एक्सपीरियन और चौथी है क्रिफ हाई मार्क। ये 4 क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज हैं जो बैंकों से और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से डेटा कलेक्ट करती हैं। उस डेटा को बैंकों को वापस प्रोवाइड करती हैं, और वापस प्रोवाइड करती हैं उसको प्रॉपर सेट करके, ठीक है ना, उसको एग्रीगेट करती हैं डेटा को, इंडिविजुअल बोरोवर्स का, बिजनेस एंटिटीज का, और फिर इसको बैंकों को और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को प्रोवाइड करती हैं। देखिए, सीआईसीज आर एंटिटीज licensed by RBI to collect and aggregate data to individual borrowers, borrowing customers and business entities. All credit institutions are to become member of all CICs. RBI ने बैंकों को और सारे लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस को बोल रखा है कि इनको CIC का मेंबर होना जरूरी है। मेंबरशिप के लिए CICs क्या लेती हैं? 10,000 रुपये वन टाइम फीस लेती हैं और एनुअली इनसे 5,000 रुपये चार्ज करती हैं। क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस का काम क्या है? जो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का काम क्या है कि मंथली बेसिस पे जितने भी बोरोवर्स को उन्होंने लोन दिया है, क्रेडिट प्रोवाइड किया, उनका डेटा इन सीआईसीज को प्रोवाइड करना। इसमें बोरोवर की कंसेंट की ज़रूरत नहीं है कि हम डेटा क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी को देंगे, इसमें बोरोवर की कोई कंसेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर टू सबमिट लिस्ट ऑफ सूट फाइल एंड नॉन सूट फाइल अकाउंट ऑफ विलफुल डिफॉल्टर्स ऑफ 25 लाख एंड एबव। 25 लाख एंड एबव वाले जो विलफुल डिफॉल्टर्स हैं उनके सूट फाइल्ड अकाउंट की जानकारी और नॉन सूट फाइल्ड की, ये भी मंथली बेसिस पे उनको सीआईसीज को देनी है। अब सीआईसीज क्या करेंगे इसका देखो, सीआईसीज आर disseminate information of suit filed account of willful defaulter on their respective website। तो ये CICs क्या करती हैं, इनकी जो इन्फॉर्मेशन है, जो willful defaulters की इसके इन्फॉर्मेशन है उसको पब्लिश करती हैं रिस्पेक्टिव वेबसाइट्स पे। ये इनका काम है। क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज बैंकों से विलफुल डिफॉल्टर की डिटेल लेंगी और उसको रिस्पेक्टिव वेबसाइट्स पे पब्लिश करेंगी। ये क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज का काम है। देखिए, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज का बेसिकली काम क्या है, बैंक्स और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं उनसे डेटा कलेक्ट करेंगे, डेटा को अपडेट करेंगे, एग्रीगेट करेंगे और फिर बैंकों को फर्दर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है ना। माना एक बोरोवर है ए, इसने एक बैंक से 3 लोन ले रखे हैं। अभी ये बी बैंक में अप्रोच करता है 4th लोन के लिए, तो ये तीनों लोन इसके रेगुलर हैं या नहीं, उनमें कितना अमाउंट लिया है, किस डेट को लिया है, कितनी ईएमआई आती है, महीने में कितने दिन का डिफ़ॉल्ट है या रेगुलर रीपेमेंट करते हैं, कोई भी अकाउंट अगर कंप्रोमाइज़ किया है या राइट ऑफ हुआ है उसकी भी डिटेल आएगी। सारा डिटेल सीआईसीज प्रोवाइड करती हैं। तो ये 4th बैंक जब इसको लोन देगा, ये बी बैंक जब लोन देगा, ये 4थे नंबर का जो लोन देगा 4th लोन, 3 लोन उसके पहले से चल रहे हैं, तो ये तीनों लोनों की क्रेडिट हिस्ट्री बैंक को मिल जाएगी यहाँ से। ठीक है, तो ये काम है क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज का। अब हम बात करते हैं
क्लिक के बारे में। क्लिक क्या है? सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट। लार्ज क्रेडिट से यह मतलब है क्रेडिट ऑफ 5 करोड़ एंड एबव। 5 करोड़ एंड एबव का जो क्रेडिट है उसको हम कहते हैं लार्ज क्रेडिट। इसकी जो इन्फॉर्मेशन में इसकी जो रिक्वायरमेंट है लार्ज क्रेडिट की वो है 5 करोड़ एंड एबव की। देखिए, क्लिक को एस्टेब्लिश किया था आरबीआई ने 2014 में और इसको बीआर एक्ट के अंतर्गत जो है क्रिएट किया गया था। अब क्लिक का काम क्या है? ये बेसिकली एक रिपोजिटरी है। रिपोजिटरी मतलब ये इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं बैंकों से, उसको स्टोर करते हैं और वापस उस इन्फॉर्मेशन को बैंकों को ही प्रोवाइड करते हैं। देखिए, बैंकों को क्लिक का यूजर आईडी पासवर्ड देते हैं। हर एक बैंक को यूजर आईडी पासवर्ड होता है, वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं कोई भी लोन देने से पहले कि ये बोरोवर का स्टेटस क्या है। तो क्लिक क्यों बनाया गया है? इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए और इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए क्लिक को बनाया गया है। क्लिक में 2 तरह से रिपोर्ट बैंकों को भेजनी होती है। पहली है क्लिक मेन जो मंथली बेसिस पे जाती है और क्लिक SMA2 जाती है वीकली बेसिस पे। ये 2 रिपोर्टें जो बैंकों को भेजनी होती हैं। अब पहले बात कर लेते हैं क्लिक मेन के बारे में। देखिए, क्लिक मेन में 4 पॉइंट हैं। क्लिक मेन जो मंथली बेसिस पे जाती है वो 1/4/2018 से ये मंथली बेसिस पे जा रही है। ठीक है, इसमें क्या कवर होगा? बैंक को क्या इन्फॉर्मेशन भेजनी है? 5 करोड़ एंड एबव के जितने भी लोन हैं उनकी इन्फॉर्मेशन इनको मंथली बेसिस पे देनी है। करंट अकाउंट जिनमें बैलेंस 1 करोड़ एंड एबव है उसकी इन्फॉर्मेशन मंथली बेसिस पे देनी है। ऐसे बोरोवर जो नॉन कोऑपरेटिव नेचर के हैं, कोऑपरेट नहीं करते हैं, बैंक को पैसा ले लेते हैं परंतु पैसा पे नहीं करते हैं, कोऑपरेट नहीं करते हैं किसी भी मैनर में, उनकी इन्फॉर्मेशन भेजनी होती है। और टेक्निकली राइट ऑफ अकाउंट की इन्फॉर्मेशन। टेक्निकली राइट ऑफ कौन से अकाउंट है? जिनको हम प्रूडेंशियली राइट ऑफ भी कहते हैं। समझिए, बैंक ने एक 10 लाख रुपए का लोन दिया, ये डिफॉल्ट कर गया। ठीक है, डिफॉल्ट कर गया, अभी इसका स्टेटस लॉस है, तो बैंक ने इस पर 100% प्रोविजन कर दिया। अब बैंक ने जब 100% प्रोविजन कर दिया तो बैंक को अपनी बुक्स में रखने से इसको कोई फायदा नहीं है। तो बैंक क्या करती है? अपनी बुक्स में इसको टेक्निकली राइट ऑफ कर देती है। एक तरह से राइट ऑफ कर दिया बैंक ने, क्योंकि 100% प्रोविजन हमने पहले ही कर दिया है। परंतु बोरोवर से रिकवरी के चांसेस हमेशा बने रहते हैं। माना बोरोवर से 2 लाख रुपए भी इसमें रिकवर होता है तो बैंक का नेट प्रॉफिट होता है। बैंक का नेट प्रॉफिट है, इसलिए इसके लिए बैंक कंप्रोमाइज पॉलिसी, राइट ऑफ पॉलिसी ये सब बनाती है। ठीक है ना? तो टेक्निकली राइट ऑफ का मतलब आप समझ गए, ऐसे अकाउंट जिनमें बैंक 100% प्रोविजन कर चुका है और जो बैंक की बुक्स में अभी भी दिख रहे हैं उनको टेक्निकली बैंक राइट ऑफ मान लेती है कि इनमें कोई रिकवरी का चांस नहीं है। अगर रिकवरी आई तो वो बैंक का नेट प्रॉफिट होगा। तो ये तो बात हो गई क्लिक मेन के बारे में जो मंथली बेसिस पे देनी होती है। अब हम बात करते हैं क्लिक जो SMA2 है। SMA2 में देखिए क्या क्या जाता है। ये वीकली बेसिस पे जाती है। पहले तो आप ये समझ लें एवरी फ्राइडे को। SMA अकाउंट विद एक्सपोजर ऑफ 5 करोड़ एंड अबव एंड SMA2 अकाउंट। SMA का मतलब आप समझते हैं, SMA में 3 कैटेगरी है, SMA 0, SMA 1 और SMA2। 1 दिन से 30 दिन का अगर ओवर ड्यू है तो SMA 0 कहलाएगा। 31 दिन से 60 दिन का ओवर ड्यू है तो SMA 1 कहलाएगा और 61 से 90 डेज का ओवर ड्यू है तो SMA 2 कहलाएगा। तो SMA 2 अकाउंट की रिपोर्ट जाएगी और इसके अलावा SMA स्टेटस में 5 करोड़ एंड अबव के जितने भी अकाउंट हैं उनकी रिपोर्ट जाएगी। ठीक है, इसके अलावा बोरोवर इन डिफॉल्ट विद एक्सपोजर ऑफ 5 करोड़ एंड अबव रिपोर्ट ऑन वीकली बेसिस। ये मैंने बताई दिया आपको, वीकली बेसिस पे ही SMA2 की रिपोर्ट जाती है, क्लिक SMA2 की। इसके अलावा रेड फ्लैग्ड अकाउंट की भी रिपोर्ट जाती है। रेड फ्लैग्ड का मतलब क्या है पहले तो ये समझिए। ऐसे अकाउंट जिनमें सस्पेक्टेड फ्रॉड है। सस्पेक्टेड फ्रॉड का मतलब क्या है? फ्रॉड अभी तक साबित नहीं हुआ है कि ये अकाउंट फ्रॉड है, परंतु सस्पेक्शन है, यानी कि डाउट है कि ये अकाउंट में सस्पेक्टेड फ्रॉड है, यहाँ फ्रॉड हो सकता है। ऐसे अकाउंट जो 50 करोड़ एंड एबव के, एबव 50 करोड़ के सस्पेक्टेड अकाउंट को हम रेड फ्लैग्ड कर देते हैं, यानी इस पर लाल झंडी लगा दी हमने कि ये अकाउंट में फ्रॉड हो सकता है। ठीक है ना, ये इस पर रेड फ्लैग कर दिया हमने इसको। तो ऐसे अकाउंट जिनका एक्सपोजर एबव 50 करोड़ है और जिनमें सस्पेक्टेड फ्रॉड है वो भी वीकली बेसिस पे RBI को रिपोर्ट करने होते हैं। तो ये क्लिक रिपोर्ट है जो RBI को जाती है। और क्लिक क्या है? सेंट्रल रिपोजिटरी है ये इन्फॉर्मेशन की, जहाँ RBI क्या करता है? बैंकों से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, उसको स्टोर करता है और फिर बैंकों के साथ ही उसको शेयर कर देता है। तो RBI को भी पता रहता है कि बैंकों में डिफ़ॉल्ट का स्टेटस क्या है, बड़े बोरोवर्स किस तरह से डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं। इसके अलावा करंट अकाउंटों में जिनमें 1 करोड़ से ज़्यादा का बैलेंस है उनका भी स्टेटस RBI लेता रहता है। तो ये बात हो गई हमारी क्लिक के बारे में। तो यहाँ हमने किस किस पे बात की? हमने बात की क्लिक के बारे में और इससे पहले हमने बात की किसके बारे में?
क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज के बारे में। इसके साथ ही ये यूनिट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस जो मैकमिलन बुक में दिए हुए हैं उनको कर लेते हैं, ताकि आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सारे क्वेश्चन मैकमिलन की बुक के हैं, बाहर से हमने कोई क्वेश्चन नहीं लिए हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्लिक हैज बीन सेटअप बाई, अभी हमने पढ़ा है आरबीआई ने सेटअप किया था 2014 में, क्लिक को सेटअप किया है, तो सिंपल आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दूसरा क्वेश्चन हम लेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्रेडिट रिस्क, इनमें से कौन सा क्रेडिट रिस्क नहीं है, ये पूछ रहे हैं। ठीक है, क्रेडिट रिस्क हमने पढ़ ही लिया है। अनविलिंगनेस ऑफ द कस्टमर टू मीट द कमिटमेंट रिलेटिंग टू द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, माना कस्टमर विलिंग नहीं है पे करने के लिए, ये तो क्रेडिट रिस्क ही है। इनेबिलिटी ऑफ कस्टमर टू रियम्बर्स द बैंक इन केस ऑफ इन्वोकेशन ऑफ बैंक गारंटी और डिवॉल्वमेंट ऑफ एलसी, बीजी इन्वोक हुई है या एलसी डिवॉल्व हुई है और वो इनेबल है पे करने में कस्टमर, तो ये भी क्रेडिट रिस्क है। इनेबिलिटी ऑफ ए कस्टमर टू मीट इज कमिटमेंट रिलेटिंग टू ए फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, कोई लोन लिया बैंक से और वो उसको पे नहीं कर पा रहा है, तो ये भी क्रेडिट रिस्क है। लॉस टू द बैंक ड्यू टू फ्रॉड, देखिए फ्रॉड से जो लॉस हुआ है बैंक को वो ऑपरेशनल रिस्क है, क्रेडिट रिस्क नहीं है। ठीक है, इसमें क्रेडिट इन्वॉल्व है या नहीं पता नहीं है, ये फ्रॉड हुआ है। माना किसी कस्टमर के अकाउंट में 10 लाख रुपया था और किसी स्टाफ ने इसमें से 8 लाख रुपया अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया, तो ये फ्रॉड है, तो ये ऑपरेशनल रिस्क में आता है, क्रेडिट रिस्क में नहीं आता है। तो यहाँ आंसर क्या आएगा, डी, लॉस टू द बैंक ड्यू टू फ्रॉड। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटर्नल फैक्टर अफेक्टिंग क्रेडिट रिस्क, इनमें से कौन सा एक्सटर्नल फैक्टर है जो क्रेडिट रिस्क को अफेक्ट करता है। देखिए पहला है गवर्नमेंट पॉलिसी, जाहिर है गवर्नमेंट पॉलिसीज तो एक्सटर्नल फैक्टर है, इस पर बैंक का कोई कंट्रोल नहीं है। फॉल्टी लोन एंड रीपेमेंट स्ट्रक्चरिंग, लोन का स्ट्रक्चर कैसे करना है, उसका रीपेमेंट का स्ट्रक्चर कैसे करना है, मंथली लेना है, क्वार्टरली लेना है, हाफ ईयरली लेना है, ये तो बैंक का काम है ना, तो इसमें एक्सटर्नल फैक्टर का कोई रोल नहीं है, ये इंटरनल है। ठीक है, ओवर एक्सपोजर ऑफ क्रेडिट टू ए पर्टिकुलर सेगमेंट, किसी पर्टिकुलर सेक्टर को सेगमेंट को ओवर एक्सपोजर कर दिया, ये भी बैंक का काम है देखना, एक्सटर्नल नहीं है इसमें कुछ भी। ठीक है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। लेक ऑफ एन एफिशिएंट रिकवरी मशीनरी, बैंक के पास इफेक्टिव रिकवरी मशीनरी नहीं है, तो ये भी इंटरनल फैक्टर है। तो ये गवर्नमेंट पॉलिसी जिसमें एक्सटर्नल फैक्टर है, जिसमें बैंक का कोई कंट्रोल नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए हमारा क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, नॉट पे ध्यान दीजिए, एन इंटरनल फैक्टर, यानी कि एक्सटर्नल फैक्टर कौन सा है, EXTERNAL, ये कह रहे हैं कि इंटरनल नहीं है, इनमें से कौन सा फैक्टर एक्सटर्नल है। देखिए एक्सेसिव लेंडिंग टू साइक्लिकल इंडस्ट्रीज, किसी सीजनल इंडस्ट्री को साइक्लिकल इंडस्ट्री को ज़्यादा लेंडिंग कर दी, ये तो इंटरनल है फैक्टर, हमारा एक्सटर्नल नहीं है। लो क्वालिटी ऑफ क्रेडिट अप्रेजल इंटरनल है, मॉनिटरिंग आपकी पुअर है, इंटरनल फैक्टर है। डेफिशिएंसी इन लोन पॉलिसी ऑफ द बैंक इंटरनल फैक्टर है, इसका एक्सटर्नल से कोई लेना देना नहीं है। प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी ऑफ अदर कंट्रीज, दूसरे कंट्रीज की प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी है, संरक्षणवादी पॉलिसी है कि हम अपने यहाँ से जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, उससे अगर आपके पोर्टफोलियो पर कोई इफेक्ट आ रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेकर माना उनकी कोई पॉलिसी है, ये तो एक्सटर्नल है ना, ये इंटरनल नहीं है, इससे आप कुछ नहीं कर सकते इसमें, और ये तीनों इंटरनल फैक्टर हैं। तो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी ऑफ अदर कंट्रीज इज द राइट आंसर। ओके, अब क्वेश्चन लेंगे हम 5 नंबर देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैक्रो लेवल एक्शन फॉर मिटिगेशन ऑफ क्रेडिट रिस्क, मैक्रो लेवल नहीं है यानी माइक्रो लेवल है। अब आप देखिए माइक्रो लेवल कौन सा है, इनमें से मैक्रो लेवल नहीं है, नॉट ए मैक्रो लेवल। पीरियडिकली रिव्यू ऑफ एक्सपोजर नॉर्म फॉर सिंगल एंड ग्रुप बोरोवर, ये मैक्रो लेवल है, ये बैंक का काम है, ब्रांच का काम नहीं। माइक्रो लेवल मतलब छोटा लेवल, यानी ब्रांच लेवल पे क्या है, मैक्रो लेवल नहीं है यानी माइक्रो लेवल का है। पीरियडिकली रिव्यू ऑफ एक्सपोजर, ये मैक्रो लेवल का है। ठीक है, इंप्रूविंग अप्रेजल स्टैंडर्ड ऑफ क्रेडिट प्रपोजल, ये माइक्रो लेवल का है। ये ब्रांच को देखना है कि नहीं देखना बताइए, ये भी हेड ऑफिस देखेगा क्या आपका, कि अप्रेजल का स्टैंडर्ड कैसे बढ़ाना है, क्रेडिट प्रपोजल्स कैसे बनाने हैं, ये तो ब्रांच लेवल का काम है, हेड ऑफिस लेवल का काम नहीं है, मैक्रो लेवल का काम नहीं है, माइक्रो लेवल का है। तो ये गलत है, पहला बी इज द राइट आंसर। फ्रीक्वेंट रिव्यू ऑफ नॉर्म्स एंड फिक्सिंग इंटरनल लिमिट फॉर एग्रीगेट कमिटमेंट टू स्पेसिफिक सेक्टर ऑफ द इंडस्ट्री, ये भी मैक्रो लेवल है। पीरियडिकल रिव्यू ऑफ टोटल क्रेडिट पोर्टफोलियो बेस्ड ऑन क्वालिटी पैरामीटर, ये भी मैक्रो लेवल है। ये सारा पॉलिसी लेवल का काम है, हेड ऑफिस लेवल का काम है, ब्रांच लेवल का नहीं है। तो इसमें से बी जो ऑप्शन है
इम्प्रूविंग अप्रेजल स्टैंडर्ड ऑफ क्रेडिट प्रपोजल, ये मैक्रो लेवल का नहीं, ये माइक्रो लेवल का जो है एक्शन है, ठीक है। तो आंसर आ गया आपका बी। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए माइक्रो लेवल एक्शन, यानी कि मैक्रो लेवल का एक्शन है। माइक्रो नहीं है तो मैक्रो होगा ना। अब इसमें से मैक्रो लेवल का एक्शन कौन सा है? फॉर मिटिगेशन ऑफ क्रेडिट रिस्क। देखिए, अप्रूविंग, सैंक्शनिंग एंड डिलीवरिंग प्रोसेस, ये क्या है? ये तो ब्रांच लेवल का काम है, माइक्रो लेवल का है। ऑब्टेंशन ऑफ कोलेटरल सिक्योरिटी ब्रांच लेवल का काम है, माइक्रो लेवल है। मॉनिटरिंग एंड रिव्यू ऑफ इंडिविजुअल प्रपोजल्स, कैटेगरीज ऑफ प्रपोजल, ये भी माइक्रो लेवल है, ये भी ब्रांच लेवल का है। पीरियोडिकल रिव्यू ऑफ एक्सपोजर लिमिट फॉर बिजनेस और इंडस्ट्री, ये मैक्रो लेवल है, माइक्रो लेवल नहीं है। भाई किस इंडस्ट्री को कितना एक्सपोजर देना है, उसकी लिमिट कितनी फिक्स करनी है, ये बैंक का बोर्ड देखेगा, ब्रांच थोड़ी देखेगी इस काम को। तो डी इज ए मैक्रो लेवल एक्शन, नॉट ए माइक्रो लेवल एक्शन, ठीक है। तो आंसर डी आपके सामने है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए मेरा क्या कहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, यानी गलत है, रिगार्डिंग क्रेडिट डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स अभी हमने पढ़े थे, डेरिवेटिव्स के बारे में दिया है। देखिए, दीज आर यूज टू हेज क्रेडिट रिस्क ऑफ द बैंक, बिल्कुल ठीक बात है। टू द प्रोटेक्शन बायर इज द लेंडिंग बैंक, बिल्कुल, बैंक जिसने एक्सपोजर दिया वही तो प्रोटेक्शन बायर है। द प्रोटेक्शन सेलर कैन बी अनदर बैंक, हो सकती है, और अदर इंस्टीट्यूशन, ये भी सही है। द क्रेडिट एसेट इज ट्रांसफर्ड इन केस ऑफ डेरिवेटिव, ये बिल्कुल गलत है। एसेट का किसी भी तरह से ट्रांसफर नहीं होता, सिर्फ प्रीमियम पे करना होता है। जो प्रोटेक्शन बायर है उसको प्रोटेक्शन सेलर को प्रीमियम पे करना होता है, किसी तरह का एसेट का कोई ट्रांसफर नहीं होता। तो डी इज द राइट आंसर। ओके, डी, देखिए डी आंसर दिया हुआ है ना आपका। अब आप आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्रेडिट रेटिंग इज ए सिस्टम ऑफ। क्रेडिट रेटिंग जो करते हैं उसका काम क्या है, क्यों करते हैं? रिस्क को मीजर करने के लिए। क्रेडिट रेटिंग हमेशा रिस्क मीजर करने के लिए की जाती है। रिस्क मिटिगेट नहीं होती इससे, रिस्क माइग्रेट भी नहीं होती। क्रेडिट अप्रेजल तो गलत है। तो रिस्क को मीजर करने के लिए कि इस प्रपोजल में कितना % रिस्क है। अगर रिस्क ज़्यादा है तो हम वो क्रेडिट प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और रिस्क उसमें कम है, मॉडरेट है, तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। ओके, तो डी, ए इज़ द राइट आंसर, मीजरिंग रिस्क। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इंटरनल रेटिंग का मतलब क्या है? रेटिंग ऑफ प्रोजेक्ट, यस। रेटिंग ऑफ प्रोमोटर, यस। रेटिंग ऑफ रिस्क फॉर इंटरनल यूज, यस। ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर, इन नहीं ऑल आएगा, ठीक है। इंटरनल रेटिंग जो करते हैं उसमें प्रोजेक्ट की रेटिंग भी करते हैं, प्रोमोटर्स की रेटिंग करते हैं, इंटरनल यूज के लिए भी रेटिंग करते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10। ये समझता हूँ मैं लास्ट क्वेश्चन होना चाहिए। फॉर एक्सटर्नल क्रेडिट रेटिंग बैंक डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड करेगी एक्सटर्नल रेटिंग के लिए? रेटिंग एजेंसीज पे। एक्सपीरियंस स्टाफ नहीं, बैंक कंसल्टेंट नहीं, नन ऑफ द अबव नहीं। तो एक्सटर्नल रेटिंग कौन करता है? एक्सटर्नल रेटिंग एजेंसी, इकरा, केयर, क्रिसिल, यही तो है एक्सटर्नल रेटिंग एजेंसी, या स्मेरा, इन पे डिपेंड करना पड़ता है बैंक को। तो आंसर क्या आ गया आपका? ए, रेटिंग एजेंसी, सही है। यहाँ मैंने सारे आंसर्स आपको दिए हुए हैं। फ्रेंड्स, इस यूनिट में हमने क्या पढ़ा पहले हम देख लेते हैं। जो सेकंड यूनिट है हमारा, उसमें क्या क्या कवर किया है हमने। देखिए, सेकंड यूनिट में हम शुरू से ले लेते हैं आपको क्या क्या कवर किया है। सेकंड यूनिट में हमने कवर किया है, पहले तो हमने कवर किया क्रेडिट डेरिवेटिव्स के बारे में। यह हमने क्रेडिट डेरिवेटिव्स के बारे में कवर किया है। इसमें सबसे पहले क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप क्या होता है वो मैंने आपको बताया। उसके बाद मैंने आपको बताया कि क्रेडिट लिंक नोट्स क्या होते हैं, ठीक है। इसके बाद आरबीआई की पॉलिसीज के बारे में, हाँ, यहाँ आरबीआई की वरी क्या है डेरिवेटिव्स को लेके, वो भी हमने डिस्कस किया। फिर क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट पे आरबीआई की गाइडलाइन क्या कहती है, प्रपोजल्स में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, कैसे करना चाहिए, बैंक को किस तरह से पॉलिसी बनानी चाहिए, वो सारा दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमने क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज जो सिविल, इक्विफैक्स, एक्सपीरियन और क्रिप 5 मार्क है उसके बारे में जाना। उसमें कैसे मेंबरशिप लेनी है, कितनी फीस देनी है, और क्या क्या इन्फॉर्मेशन बैंक को शेयर करनी है। फिर इंटर्न सीआईसी कैसे बैंकों को शेयर करता है उस इन्फॉर्मेशन को। और लास्ट में हमने क्लिक के बारे में जाना, सेंट्रल डिपॉजिटरी ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट्स। इसमें 2 रिपोर्ट हमारी जाती हैं, क्लिक मेन और क्लिक SMA, ठीक है। इसके बारे में हमने जाना। और उसके बाद में जो मैकमिलन की बुक में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, कुछ 10 क्वेश्चंस हैं, उनको हमने कवर किया है। इसी के साथ ये यूनिट 32 मॉड्यूल डी एडवांस बैंक मैनेजमेंट का मॉड्यूल डी का यूनिट 32 हमारा कंप्लीट होता है।